हेलो गाइस, दिस साइड निशा एंड वेलकम टू माय चैनल विद स्मार्ट स्टडी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक 8 करेंगे, लैंग्वेज एंड थॉट का। फर्स्टली देखते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है। अब सीधी सी बात है कि माइंड के अंदर जो हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं उनको भाषा के रूप में दर्शाते हैं हम। हमारे माइंड में अगर कोई थॉट आया है तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? लैंग्वेज के थ्रू। अगर मुझे कोई काम बोलना है या मुझे कोई काम करना है तो मैं उसके लिए सामने वाले को अपने जो विचार हैं इनको भाषा के रूप में बोलकर समझाऊंगी। ठीक है, तो ये है लैंग्वेज। देन आता है भाषा विकास के सिद्धांत। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है मैच्योरिटी का, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी। अब बच्चे जो हैं ये बच्चे जितने भी मैच्योर होते जाते हैं उतना ही उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होता है। अब जैसे कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके बाद उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट शून्य होता है। उस टाइम जब वो जन्म लेता है तो उस टाइम उसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो शून्य होता है, ज़ीरो होता है। वो सिर्फ रोना जानता है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं जानता। जब वो 0 to 2 ईयर्स का बच्चा हो जाता है तब वो सिर्फ ध्वनियों के बारे में जानने लगता है, सिर्फ ध्वनियों के बारे में। 2 मंथ का अगर बच्चा है तो वो सिर्फ ध्वनियों के बारे में जानता है, सिर्फ वो वॉइस पहचानता है। जब बच्चा 3 से 12 महीने का हो जाता है, लगभग 1 साल का ही हो जाता है, तब वो बैबलिंग, कुछ शब्दों को बोलने लग जाता है, बैबलिंग शुरू कर देता है, कुछ शब्दों को बोलने लग जाता है, लाइक मम्मी, पापा। ठीक है, एंड धीरे धीरे उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है और एक्सप्रेस करने की क्षमता भी उसमें आ जाती है, एबिलिटी भी उसमें आ जाती है कि अपनी बात को कैसे बताना है। वो साइन लैंग्वेज का भी यूज़ कर सकता है और बोलकर भी यूज़ कर सकता है। तो बच्चे में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो इंक्रीज़ होता है, डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। तो भाषा को बच्चे जो हैं हर एज लेवल पे अलग अलग दर्शाते हैं। हर एज लेवल पे बच्चे जो हैं अपनी लैंग्वेज डेवलपमेंट करते हैं और धीरे धीरे ये मैच्योरिटी तक आकर स्टेबल हो जाती है। अब मैच्योरिटी से अभिप्राय है कि भाषा अवयवों एवं स्वरों पर नियंत्रण होता है भाषा में। जैसे बोलने में जीभ, गला, होठ, दांत तथा स्वर यंत्र, वोकल कॉर्ड आदि मैच्योर होते हैं तो भाषा पर अच्छा नियंत्रण होता है। और विचारों का आदान प्रदान भी होता है। जैसा कि अभी बताया, अगर भाषा नहीं होगी तो अपने विचारों को भी आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे किसी से। तो विचार और लैंग्वेज जो भी है, इन दोनों के बीच बहुत डीप रिलेशन होता है, बहुत ही गहरा संबंध होता है इन दोनों के बीच। विदाउट इनके कोई भी अपनी बात को किसी दूसरे को नहीं समझा सकता है, अपने विचार नहीं रख सकता है। हाँ, ये है, अगर उसके मन में बोलना है कुछ तो पहले विचार आते हैं, उसके बाद भाषा आती है। और इस पर भी बहुत सारे साइकेट्रिस्ट ने अपने अपने तर्क दिए हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है अनुबंधन, किसी वस्तु से जोड़कर बताना, यह इसका सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिंक एज। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि बच्चों को कोई चीज़ दिखाकर उसको बताना कि इस चीज़ को ये कहते हैं और इससे ये काम किया जाता है। जो मूर्त चीज़ें हैं उसको दिखाकर बच्चे को तब उसके बारे में बताया जाता है। लाइक अगर पेन हम बच्चे को दिखाएंगे तो बोलेंगे देखो ये पेन है और इससे ऐसे वर्क करते हैं। तो इसी को अनुबंधन का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज कहते हैं। बच्चों को शब्दों की जानकारी जो है मूर्त वस्तुओं, जो वस्तु दिखाई दे, उससे जोड़कर दी जाती है। बच्चों को अगर कोई चीज़ या वस्तु दिखाएंगे तो बच्चा जल्दी सीखता है। कहने का मतलब यही है कि जब तक बच्चा देखेगा नहीं तब तक सीखेगा नहीं। अब लैंग्वेज और जो थॉट है इसमें भी यही चीज़ आती है कि जब बच्चा किसी चीज़ को अपने फैमिली में किसी चीज़ को सुनेगा तो उसके माइंड में भी वही थॉट आएगा और उसी को वो सेम इमिटेशन के थ्रू अपने एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, तो ये था अनुबंधन का सिद्धांत, लिंकेज का प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, अनुकरण का सिद्धांत।
अनुकरण जैसे कि नाम से ही हो रहा है इमिटेट करना। अब मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो बच्चे हैं अपने फैमिली मेम्बर्स तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखते हैं लैंग्वेज। अगर घर में बोले जाते हैं कि ये आपकी अम्मी है, रिलीजन के अकॉर्डिंग अगर बात करें, अगर मोमडन है उनके घर में बोला जाता है अम्मी, तो बच्चा उसी को इमिटेट करके सिर्फ अम्मी बोलेगा, ना कि मम्मा या मम्मी। ठीक है, तो इस लैंग्वेज का रिलीजन पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, देन बच्चा आता है इमिटेशन करके, जैसा वो अपने घर में सुनता है वैसी ही लैंग्वेज यूज़ करता है। उसका लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है वो अपने फैमिली मेम्बर्स के थ्रू ही होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये था मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बच्चे अपने फैमिली तथा पीयर ग्रुप की भाषा का, उनकी ही भाषा का इमिटेशन करके लैंग्वेज सीखते हैं। ये था भाषा का सिद्धांत। 3 सिद्धांत थे भाषा के। अब नेक्स्ट आते हैं नोम चॉम्स्की के बारे में। अब नोम चॉम्स्की हालांकि अभी जीवित हैं। अब इन्होंने कहा कि भाषा विकास का सिद्धांत जो है इनबॉर्न थ्योरी, ये अमेरिका के रहने वाले थे और ये कहते हैं कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता बाय इनेट होती है, जन्मजात होती है, कि बच्चा भाषा को उसमें ये एबिलिटी बाय बर्थ होती है कि वो भाषा को सीख पाए। अब ये नोम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे के माइंड में एक डिवाइस होता है जिससे बच्चा भाषा सीखता है। इन्होंने बच्चे के माइंड में एक डिवाइस बताया है कि बच्चे के माइंड में एक डिवाइस होता है ऐसा, और जिसकी वजह से ही बच्चे लैंग्वेज एक्वायर कर पाते हैं। अब इन्होंने उसका नाम क्या दिया, उसका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD। मतलब इन्होंने जो डिवाइस का नाम बताया है बच्चों के माइंड में, उसका नाम है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अब इन्होंने जो है यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत भी दिया, यानी ग्रामर जो है जन्मजात होती है, बच्चे में ग्रामर बाय इनेट होती है। इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया था कि जो ग्रामर है, जो बच्चा अपनी फैमिली में सीखता है लैंग्वेज, और उसकी जो ग्रामर है वो भी बाय इनेट होती है, उसको सीखने की ज़रूरत नहीं होती अपनी मदर टंग को सीखने के लिए, कोई ग्रामर की यूज़ नहीं होती। अब चॉम्स्की ने भाषा के 2 लेवल बताए हैं। चॉम्स्की ने भी भाषा के 2 लेवल्स बताए हैं। फर्स्ट है सरफेस लेवल, सतही संरचना। इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों और शब्दों को जानता है, सिर्फ वॉइस जो है और वर्ड्स हैं कुछ उनको जानता है। एग्जाम्पल मम्मी, पापा, खाना पीना एट्सेट्रा। सिर्फ बच्चा इन्हीं वर्ड्स को जानता है, 1 या 2 वर्ड्स को ही बच्चा जानता है, कंप्लीट लैंग्वेज सेंटेंस नहीं बोल पाता। तो इसी को सतही संरचना या सरफेस लेवल कहते हैं। अब नेक्स्ट है डीप लेवल। अब इसमें जो है बच्चे जो शब्द बोलते हैं उन्हें उसका ज्ञान होता है। जैसे कि बच्चे ने कहा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, तो मतलब सामने वाले ने वो चीज़ समझी कि बच्चा एक्चुअली में क्या बोल रहा है। उसने जो बोला है उसका मीनिंग ये है, तो वो शब्द जो बच्चा यूज़ कर रहा है उसको उसका ज्ञान बच्चे को होता है। तो इसी को डीप लेवल कहते हैं, गहरी संरचना। अब नेक्स्ट आते हैं हम थिंकिंग पर, जो हमारा चिंतन है। अब नेक्स्ट आते हैं थिंकिंग पे, थॉट या थिंकिंग। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वही विचार चिंतन कहलाता है या सोच कहलाता है, कि वो एक्चुअली में क्या सोच रहा है। कोई भी काम अगर हमें करना है तो उससे पहले हमारे माइंड में एक कंसेप्ट बनता है कि मुझे ये काम करना है और ऐसे करना है। तो यही जो प्रोसेस है इसी को थिंकिंग कहते हैं या थॉट कहते हैं। ठीक है, अब थिंकिंग क्या होती है? थिंकिंग प्रोसेस समस्या उत्पन्न होने से लेकर समस्या के समाधान तक चलता है। थिंकिंग का जो प्रोसेस है वो समस्या उत्पन्न होने से लेकर समस्या के समाधान तक चलता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ थिंकिंग। फर्स्ट टाइप है ऑटिस्टिक थिंकिंग, स्वलीन चिंतन। अब ऐसी कल्पना करना जिसका कोई वास्तविक स्वरूप ना हो। अब बच्चे जो है इमेजिनेशन में जीते हैं, ज़्यादातर छोटे बच्चे जो होते हैं, ऐसी कल्पना करना जिसका कोई वास्तविक स्वरूप ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कि आपने सोचा कि
सीटेट का एग्ज़ाम है, नॉर्मली है, वो तो मैं इजीली पास कर दूंगा, इजीली हो जाएगा, आसानी से क्लियर हो जाएगा मेरा और आसानी से मुझे जॉब भी मिल जाएगी। तो जिसने जो थिंकिंग लगाई अपनी, उसने जो विचार लगाए, सोच लगाई, उसने आस्वालीन चिंतन किया, ऑटिस्टिक चिंतन उसने किया कि मैं तो मेरे लिए इजीली है, कल्पना करी है उसने, तो ये है स्वलीन चिंतन, ऑटिस्टिक थिंकिंग। नेक्स्ट है रियलिस्टिक थिंकिंग। यह चिंतन वास्तविकता से संबंधित होता है। रियलिस्टिक थिंकिंग ये होता है कि यार सीटेट क्लियर करना है, क्लियर तो हो जाएगा बट उसके लिए मुझे एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे, तो वो उस एफ़र्ट्स को करता है तभी उसका सीटेट क्लियर होता है, उसे पता है ये चीज़। तो वो जो थिंकिंग करता है वो रियल में करता है और ये रियलिस्टिक ही होती है। वो जो चिंतन कर रहा है वो रियलिटी से ही रिलेटेड होती है। तो ये है टाइप्स ऑफ थिंकिंग। अब टाइप्स ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग। रियलिस्टिक थिंकिंग के क्या टाइप्स हैं? फर्स्ट टाइप है कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है, इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं और समस्या का समाधान भी एक ही होता है। जैसे कि किसी ने क्वेश्चन पूछा कि भारत की राजधानी क्या है, तो इसका सिर्फ एक ही आंसर होगा, नई दिल्ली। जिस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर होता है, एक ही समाधान होता है, एक ही क्वेश्चन का एक ही जवाब होता है, तो उसे ही कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। किसी भी क्वेश्चन का एक ही सिंगल ही आंसर होता है, उसे कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। ये रियलिस्टिक के फर्स्ट टाइप है। अब जैसे कि इसमें लिखा हुआ है समस्या का समाधान भी एक ही होता है, ठीक है। अब जैसे समस्या थी कि भारत की राजधानी क्या है, अब इसका समाधान है नई दिल्ली, सिर्फ एक ही समाधान है, एक वर्ड में ही आंसर हो गया, तो इसी को कन्वर्जेंट थिंकिंग का नाम दिया जाएगा, अभिसारी चिंतन। और ये इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लोज एंडेड होते हैं, आंसर जो है एक ही सीमित रहता है, क्लोज हो जाता है, एक ही आंसर होता है, तो इसी को क्लोज एंडेड आंसर्स कहते हैं। इसी को कन्वर्जेंट थिंकिंग को क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। अब जैसे कि अभी बताया, इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान, अब इस क्वेश्चन का जो एक आंसर निकला है ये क्लोज एंड वाला होता है। जैसे कि ट्रू फॉल्स में सही और गलत सिर्फ एक ही चूज़ करना होता है, ठीक है। देन आता है फिल इन द ब्लैंक, सिर्फ इसमें एक ही वर्ड यूज़ करना है, एक ही वर्ड फिल करना है। ये दो एग्जांपल्स हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन के, जो भी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग का पार्ट है। नेक्स्ट है डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब जैसे कि इसी का ऑपोजिट है अपसारी चिंतन। इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती, इसमें समस्या को इमेजिनेशन एवं क्रिएटिविटी का यूज़ करके कई प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। इसमें सेम उल्टी बात है इसी की, कन्वर्जेंट थिंकिंग की ही उल्टी बात है। इसमें जो क्वेश्चन होता है उसके कई आंसर्स होते हैं, कई तरह से आंसर्स होते हैं, तो ये ओपन एंडेड वाले क्वेश्चंस होते हैं। इसमें जैसे कि पूछा गया कि दिल्ली के बारे में 5 लाइनें लिखो, तो दिल्ली के बारे में 5 लाइन है। दिल्ली में लाल किला है, दिल्ली में नरेंद्र मोदी रहते हैं, दिल्ली में ये वाला भी चांदनी चौक है, ये सारी चीज़ें, कई आंसर्स हो गए इसके, ठीक है। दिल्ली के बारे में बताओ, तो दिल्ली के बारे में जब बताएंगे तो उसके कई आंसर्स हो गए। जिस क्वेश्चन के कई आंसर्स निकलते हैं तो उसे ही डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। अब जैसे दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन किया है, उसने कई लाइंस बताई हैं दिल्ली की विशेषताओं की, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गए, इनका अंत नहीं है, ओपन एंडेड हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। इसी को डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी है फॉर सीटेट एग्ज़ाम। इसमें क्या होता है, जहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग आती है, एक क्वेश्चन के कई आंसर्स मिलते हैं, तो वहाँ पे क्रिएटिविटी लगानी होती है। अब जैसे कि दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन किया है लाइंस में, तो उसने क्रिएटिविटी लगाई है कि अब मुझे ये बोलना है, अब मुझे ये बोलना है। उसने अलग अलग चीज़ों के पहले विचार बनाए, फिर उसने लैंग्वेज के रूप में उसको बोला। अब लैंग्वेज को उसने लिख कर बोला या वर्बली बोला, ये इसकी चॉइस है कि लैंग्वेज उसने यूज़ करी है। तो ये चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है अपसारी चिंतन में, कि जो क्रिएटिविटी है वो इसी में यूज़ होती है। अब नेक्स्ट है आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग। अब NEP 2020 जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है
उसमें भी इसका वर्णन है क्रिटिकल थिंकिंग का। अब गुण और दोषों को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन है। गुण और दोष को देखते हुए किसी भी बात को अडेप्ट करना कि ये सही है और ये गलत है, ये जो थिंकिंग है ये ही आलोचनात्मक थिंकिंग है। ठीक है, इसके बारे में एनईपी ने भी कहा है और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंसेप्ट को जानने के लिए। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ थिंकिंग। कंक्रीट थिंकिंग, मूर्त या प्रत्यात्मक चिंतन। कंक्रीट थिंकिंग क्या होती है? जो चीज़ें दिखाई देती हैं उनके बारे में चिंतन करना प्रत्यात्मक या मूर्त चिंतन है। यह चिंतन निम्न स्तर का होता है, बहुत ही लो लेवल का होता है। अब जो कंक्रीट थिंकिंग है, ये जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं उनके बारे में सोचना है, उनके बारे में सोचना, इमेजिनेशन करना, इसी को लो लेवल का होता है इसका कि सामने देखी हुई चीज़ के बारे में ही हम बता पाते हैं, अपनी इमेजिनेशन लगा पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका थिंकिंग का जो टाइप्स है, नेक्स्ट टाइप है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त। जो चीज़ें दिखाई नहीं देती उनके बारे में विचार करना अमूर्त चिंतन है। चिंतन भी दो तरह के हैं, एक है कंक्रीट और एक है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। कंक्रीट में क्या है? जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनके बारे में सोचना। एब्स्ट्रैक्ट में जो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं उनके बारे में सोचना। ठीक है, अब इमेजिनरी थिंकिंग, थर्ड पॉइंट है काल्पनिक चिंतन। पूर्व अनुभवों के आधार पर जो हम कल्पना करते हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है हमारे, उनके आधार पर अगर हम थिंकिंग करते हैं। अब जैसे कि सीटेट का एग्ज़ाम हमने क्लियर कर लिया, देन उसके बाद जो अदर टीचर के एग्ज़ाम्स हैं वो आप इजीली कवर कर लोगे क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है, आपने इसके बारे में सोचा है, पढ़ा है और इसको एक्सपीरियंस लिया है आपने, तो आगे का जो प्रोसेस है वो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं इमेजिनरी थिंकिंग। पूर्व अनुभवों के आधार पर जो हम कल्पना करते हैं, काल्पनिक चिंतन है। नेक्स्ट है लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक चिंतन। अब इसमें क्या होता है? किसी वस्तु या चीज़ के बारे में तर्क करना, किसी भी वस्तु या चीज़ के बारे में क्वेश्चन मार्क लगाना, विचार करना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में तार्किक चिंतन, ये सभी तार्किक चिंतन होता है। किसी वस्तु के बारे में तर्क करते हैं, विचार करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तो ये चिंतन का सबसे सर्वोत्तम स्तर होता है। लॉजिकल थिंकिंग जो है ये सीटेट में बहुत रेयर चांस होता है कि आपके क्वेश्चन में आए, बट ये इम्पॉर्टेंट है। किसी वस्तु या चीज़ के बारे में तर्क करना, इसी को लॉजिकल थिंकिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है थिंकिंग। थिंकिंग भी 5 टाइप्स की होती हैं। प्रत्यात्मक, परसेप्चुअल, सामने उपस्थित घटना को देखकर चिंतन करना। ठीक है, कल्पनात्मक, लास्ट अभी मैंने पीछे आपको इसी का समझाया था। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, इनसे बाहर आपका सीटेट का एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। कल्पना, इमेजिनेटिव, जब चिंतन करते हैं वे चीज़ वास्तविक नहीं होती, सिर्फ इमेजिनेशन होती है। डाइवर्जेंट, एक प्रॉब्लम को एक से अधिक तरीके से सॉल्व करना। ठीक है, जैसा कि बताया। अभिसारी, कन्वर्जेंट, किसी फैक्ट या कंसेप्ट या तथ्य पर समाधान निकालना, उसका आंसर सिर्फ एक ही होता है। आलोचनात्मक, क्रिटिसिज्म थिंकिंग, बिना जाने गुण व दोष बताना। अब ये सारे कंसेप्ट थे लैंग्वेज एंड थॉट से रिलेटेड। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएगा, और जैसा कि मैं अभी आपको करा चुकी हूँ, इसका लैंग्वेज एंड थॉट का कंसेप्ट सारा क्लियर हो चुका है और इससे बाहर आपका सीटेट में कोई भी टॉपिक नहीं आने वाला है। जितना मैंने आपको पॉइंट्स कराए हैं ये सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कराए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है आपका। सो मेरे साथ बने रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।